Hello and welcome to AD Explain. Today we will start here from the French Revolution. Part 4 of the French Revolution has been already uploaded. This is part 5th of the French Revolution. Here we will start from the directory rule France. हम यहाँ पे directory rule की बात करेंगे. Before we start French Revolution, make sure to subscribe AD Explain and press the bell icon. And if you like it, hit the like button. आज डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस की हम बात करेंगे. आपको पता होगा यहाँ पर अभी जैकोबिन्स ने रूल किया फ्रांस पर. जैकोबिन्स उसके पहले मोनार्क रूल कर रहे थे. बीच में नेशनल असेंबली आई. नेशनल असेंबली के माध्यम से ही जैकोबिन्स पावर में आए थे. और जिस तरह का इन्होंने वर्क किया और जिस तरह का इन्होंने मतलब लोगों की हत्याएं की, ब्रूटल किलिंग ओके. इन्होंने बहुत से लोगों को मरवाया. जो भी इनकी अपोजिट में जाता था, जो भी इनके अपोजिशन में जाता था, जैकोबिन्स उनको मरवा देते थे. जब जैकोबिन्स का पतन हो जाता है और जैकोबिन्स गवर्नमेंट में नहीं रहते, उसके बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास फैमिली के थे, मिडिल क्लास और लोअर क्लास दो थे ना थर्ड स्टेट में, तो जो मिडिल क्लास के लोग थे वो सत्ता को या पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं. पावर उनके हाथ में चली जाती है. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस. नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी ओके, वो वोट अब नहीं कर सकता था. वोटिंग राइट उसके पास नहीं था. जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में यदि आपको नहीं पता और जानना है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाके प्रेफर कीजिए ओके. तो जो टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये अपॉइंट करती थी आ डायरेक्टरी ओके. और डायरेक्टरी में कितने मेंबर होते थे? 5 मेंबर्स डायरेक्टरी में होते थे. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यहाँ पे 2 बनाई गई, ठीक है. 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल ही 5 मेंबर्स को अपॉइंट करती हैं एज अ डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स. हियर अ क्वेश्चन. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अकॉर्डिंग टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन क्यों किया गया, 2 काउंसिल क्यों बनाई गई? इसका भी एक रीज़न है. जो जैकोबिन्स थे, जैकोबिन्स कौन याद है ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रूटल किलिंग की थी, बहुत से लोगों को मरवाया था. तो जो जैकोबिन्स थे उन्होंने पावर को क्या किया था? सेंट्रलाइजेशन किया था, मतलब पावर को अपने हाथ में रखा था. और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो केवल एक थी ओके. तो एक काउंसिल होने के कारण पावर केवल एक के ही पास रहती थी, पूरी पावर सेंट्रलाइज हो गई. इसलिए जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इसके अकॉर्डिंग 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया. हाउएवर जो डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टरी की बात की थी ना, जो मेंबर थे वो डायरेक्टर्स कहलाए. उनका अफेन क्लैश्ड हो जाता, क्लास मतलब फाइट हो जाती थी विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो डायरेक्टरेट थे या डायरेक्टरी जो हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता था? लेजिस्लेटिव काउंसिल करती थी. और लेजिस्लेटिव काउंसिल अक्सर बोला करती थी, अफेन ये बोला करती थी कि यदि मेरे साथ क्लैश करोगे या मेरी बातें नहीं मानोगे, जो डायरेक्टरेट है ओके, जो डायरेक्टरी है उसको क्या करेंगे? हटा देंगे, रिमूव कर देंगे पावर से. जब भी डायरेक्टरी को हटा दिया जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से तो पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो जाता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती थी. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो, इसका परिणाम क्या होता है कि डायरेक्टरी पेव्ड द वे टू राइज द मिलिट्री डिक्टेटर. मिलिट्री डिक्टेटर का राइज होता है जिसका नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्टे. नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में आगे हम पढ़ेंगे. थ्रू आउट दीज चेंजेस, मतलब फ्रांस में चेंजेस तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे. मोनार्क का पावर आया, उसके बाद नेशनल असेंबली, उसके बाद जैकोबिन्स ओके, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आता है, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे का रूल आ जाता है ना, डिक्टेटर, जो आगे हम पढ़ेंगे. इनके बावजूद भी जो फ्रांस है वहाँ पर कुछ आइडियाज़ जो थे वो कॉन्टीन्यूसली घूम रहे थे या कॉन्टीन्यूसली भ्रमण कर रहे थे. जैसे कौन से आइडिया थे? फ्रीडम का आइडिया, मतलब सभी को फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, सभी को लॉ के अकॉर्डिंग चलना है, सभी को मतलब समान अवसर दिए जाएंगे. फर्टर्निटी मतलब भाईचारे का, मतलब साथ में मिलजुल के रहना. इन सभी बातों का बहुत ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन में योगदान रहा. और इसके अलावा फ्रांस में तो रहा ही, साथ में जो यूरोपियन कंट्री थी, जो अदर यूरोप में कंट्री थी, वहाँ जब अपराइजिंग हुए या रिवोल्ट हुए तो वहाँ भी यही सब बातें आई. जैसे फर्टर्निटी है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है. ये 3 बातें मेनली फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है. डिड वीमेन हैव अ रिवोल्यूशन? यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे जो वेमेंस थी उनके लिए भी क्या रिवोल्यूशन हुए, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हैं, इसके बारे में हम देखेंगे. यहाँ पर आप इमेज देख लेना. यहाँ पर आप इमेज में वेमेंस को देख पा रहे हो. ये
ओरिजिनली कहाँ से थी, पेरिस से थी। और जो कूच कहाँ की तरफ कर रही थी, मतलब आगे कहाँ की तरफ बढ़ रही थी, वर्साइल का, वर्साइल के किले की बात की थी ना हमने स्टार्टिंग में, वहाँ की तरफ रिवोल्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है हम आगे देखेंगे। प्रिंट, ये जो प्रिंट दिख रहा है आपको, जो पेंटिंग दिख रही है, ये बनाई गई थी 5 अक्टूबर 1789 को, जब वेमेंस मार्च करती है फ्रेंड्स में पेरिस टू वर्साइल, वर्साइल की तरफ, और जब राजा को या वहाँ के जो मुनार्क हैं उनको अपने साथ लेकर वापस आती हैं, तब की ये पिक है। यह प्रिंट बनाई गई है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हो विमेंस के पास कोई भी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट या वेपन्स तो है नहीं। किसी ने स्वॉर्ड ले रखी है, तलवार ले रखी है, तो किसी ने जो कुल्हाड़ी होती है उसको अपने हाथ में ले रखी है। जिसके पास जो भी मिला वही लेकर आगे की तरफ ये मूव करने लगी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में स्टार्ट क्या होता है मेनली कि जो वेमेंस हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं इन दिस इवेंट में, जो मार्च करना था टुवर्ड वर्साइल की तरफ, है ना, जहाँ पे राजा का महल था। विच बॉट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस, वो जो वेमेंस थी वो चाहती थी कि हमारी सोसाइटी में हमारी जो लाइफ स्टाइल है या फ्रेंच सोसाइटी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएं। दे मीन्स क्या है, वेमेंस क्या कर रही थी, होप कर रही थी, आशा थी, उनको उम्मीद थी कि यदि वो इन्वॉल्वमेंट होती हैं रिवोल्यूशनरी में तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। किस टाइप का प्रॉफिट होगा नेक्स्ट हम देखेंगे। जो कंडीशन है और जो लाइवलीहुड है, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि ये हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। और मेनली वो गवर्नमेंट के ऊपर या जो राजा थे, मोनार्क थे, उनके ऊपर प्रेशर भी बनाना चाहती थी। मोस्ट वुमेन्स जो बिलोंग करती थी वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी। थर्ड स्टेट याद है ना आपको, जहाँ पे मेनली पुअर पीपल जैसे आर्टिजन्स हैं, ओके, उसके अलावा पीजेंट थे, वो बिलोंग करते थे थर्ड स्टेट से। और जो विमेंस थी वो हार्ड वर्क किया करती थी फॉर द सर्वाइवल, मतलब खुद को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करती थी। दूसरों के घर में जाके वर्क करती थी, लॉन्ड्री का काम करती थी, इसके अलावा जो फ्लावर्स उनको बेचती थी, फ्रूट्स को बेचती थी, वेजिटेबल्स सेल करती थी, और ये सब मार्केट में और डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह काम करती थी। मतलब जो रिच पीपल्स थे या जो स्टेट फर्स्ट या स्टेट सेकंड के से बिलोंग करते थे, उनके यहाँ जो ये वुमेन्स थी, स्टेट थर्ड की जो वुमेन्स थी, वो जाके काम किया करती थी, डोमेस्टिक वर्क को किया करती थी। मोस्ट वुमेन्स जो थी उनको किसी भी टाइप का एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही इस चीज़ का एक्सेस था। जो स्टेट थर्ड की मेनली जो पुअर पीपल्स थे और जो पुअर वुमेन्स थी उनको किसी टाइप का एजुकेशन नहीं दिया गया। और जो थर्ड स्टेट में कुछ रिच पर्सन थे जैसे कि एडवोकेट थे, है ना कुछ, तो उनके यहाँ जो वुमेन्स थी वो थोड़ा पढ़ी लिखी थी। और मेनली पढ़े लिखे जो वुमेन्स थे वो स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकेंड के लोगों में से आते थे। मतलब जो क्लर्जी थे और जो नोबल्स थे उनके यहाँ से जो वुमेन्स थी वो पढ़ी लिखी होती थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो नोबल्स की डॉटर हैं या थर्ड स्टेट में ही जो रिच पर्सन है, वेल्दियर हैं, उनके यहाँ वुमेन्स जो थी या डॉटर जो थी उनकी पढ़ी लिखी थी। आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, उनकी अरेंज मैरिज कर दी जाती थी, मैरिज हो जाती थी। और जो वर्किंग वुमेन्स थी, मतलब जो दूसरों के घर में जाके काम करती थी, वो उनकी अपनी फैमिली होती थी और उनको बहुत ज़्यादा काम था। वर्क आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कुकिंग है, वाटर है और ब्रेड लाना है, लाइन में लगना फिर ब्रेड लाना, ये सभी प्रोसेस जो थी वुमेन्स के द्वारा कंक्लूड की जा रही थी। जब वुमेन्स को लगा कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, ओके, और जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट है, तो उन्होंने अपनी कुछ न्यूज़पेपर क्लब बना लिए, पॉलिटिकल क्लब बना लिए, जिसमें 60 क्लब मेनली उनके बहुत ज़्यादा फेमस थे। उन 60 क्लब में से एक क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी इन रिपब्लिकन वुमेन्स। ये क्लब जो था ये बहुत ज़्यादा फेमस था। जो वुमेन्स थी वो भी सेम प्रिविलेज चाहती थी एज अ मैन। जैसे मैन को पावर दी गई थी उसी तरह वुमेन्स भी पावर चाहती थी। उनकी भी कुछ डिमांड थी। पहली डिमांड क्या है कि जितनी पॉलिटिकल राइट्स मैन को दी जा रही उतनी पॉलिटिकल राइट या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन को दिया जाए। दूसरा इनकी क्या डिमांड थी कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें मेल को एक एज अ एक्टिव सिटीजन बताया गया था। एक्टिव सिटीजन कौन थे? वो जो लोग वोट कर सकते थे, जिनके पास वोटिंग राइट था वो एक्टिव सिटीजन कहलाए। बट जिसके पास वोटिंग राइट नहीं था वो क्या कहलाए? पैसिव सिटीजन कहलाए। और वुमेन्स की ये एक डिमांड थी कि उनको पैसिव सिटीजन ना बनाया जाए, उनको एक्टिव सिटीजन बनाया जाए। इसके अलावा उनकी थर्ड डिमांड क्या थी? दे डिमांड द राइट टू वोट। वो वोट मांगना चाहती थी, मतलब राइट टू वोट उनको एक्सेस दिया जाए, वो भी इलेक्शन में या लोगों को सेलेक्ट करने में अपना योगदान, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। जो वुमेन्स थी उनका मानना क्या था कि उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए नेशनल असेंबली में, पॉलिटिकल ऑफिस में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तभी जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी, न्यू गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी, तभी वुमेन्स के
जो इंटरेस्ट है या वीमेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है तभी वो इंक्रीज होगा। इन द अर्लियर क्या था, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसने कुछ इंट्रोड्यूस किए, कुछ लॉ इंट्रोड्यूस किए जो वीमेंस को फेवर कर रही थी, वीमेंस की जो लाइफ है या लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव कर रही थी। जो जैसे कि पहला जो नियम बनाया उन्होंने, कानून बनाया, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि गवर्नमेंट स्कूल का फॉर्मेशन किया और मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, मतलब जितनी भी गर्ल्स है वो वहाँ पर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं। बट इससे पहले कभी भी वुमेन्स को स्कूल जाने ही नहीं दिया गया। पहला रूल जो चेंजेस आया ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। सेकेंड जो चेंजेस आया कि जो गर्ल्स हैं यदि उनके जो फादर हैं, ओके, फादर ने कहीं पे मैरिज यदि फिक्स कर दी है तो गर्ल यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकती थी। बट अब गर्ल्स के लिए रूल जब बनाए गए, लॉ जब बनाए गए तो इसको एबॉलिश कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। यदि गर्ल्स नहीं चाहती तो उससे मैरिज नहीं कर सकती, वो डिनाई कर सकती है और इसके लिए वो कोर्ट का या सिविल कोर्ट का जो भी है बनाया गया, सिविल कोर्ट का भी रास्ता अपना सकती है। इसके अलावा जो थर्ड रूल या नियम बनाए गए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, डाइवोर्स। ओके, अभी तक जो लीगल डॉक्यूमेंट थे वो केवल मैन के पास थे, मैन ही केवल डाइवोर्स फाइल कर सकता था। बट यहाँ पे वुमेन्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, बोला जाता है कि आपको भी राइट्स दिए जा रहे हैं, आप भी डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हो। एंड वन मेजर चेंजेस दैट कम, वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब के लिए वुमेन्स को ट्रेन किया जाने लगा। और इसके अलावा जो वुमेन्स है वो आर्टिजन्स बन सकती हैं एंड इवन अपनी जो छोटी बिजनेस है उनको भी स्टार्ट कर सकती हैं। वीमेंस का जो स्ट्रगल था फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स और वोट के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए, ये लगभग 200 सालों से चला आ रहा था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर टाइम पे जब जो वीमेंस की जो 60 क्लब थे, जो 60 क्लब फॉर्म हुए, उनको बैन करा दिया गया या बंद करा दिया गया रेन ऑफ टेरर के टाइम पे। और उसके अलावा जो वीमेंस थी, बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट जो फेमस वीमेंस थी उनको अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सी वीमेंस को एग्जीक्यूट करा दिया गया, मतलब मार दिया गया विद द गिलेटिन आपने देखा था ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट था। और आगे यदि हम बात करें तो वीमेंस को वोटिंग राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इक्वल वेज के लिए, मतलब बराबर सैलरी के लिए, जितना मेंस को सैलरी मिलती है उतनी वीमेंस को सैलरी मिले, इसके लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। फाइनली वुमेन्स को जो वोटिंग राइट मिलता है वो 1946 में मिलता है फ्रांस में। ओके, और आपको याद रखना इंडिया में फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही पहली बार इलेक्शन होते उसमें वुमेन्स एंड मेंस दोनों को इक्वल वोटिंग राइट्स मिले थे। द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन्स की हम बात करेंगे, दैट इज़, नाम क्या है आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, ओलंपिक गोज। ओके, इनका जर्नी आप देख सकते हो 1748 टू 1793। ओलंपिक डी गोज जो थी ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन्स थी इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, मतलब ये फ्रांस की एक रिवोल्यूशनरी थी जो मेनली वुमेन्स के लिए काम करती थी, वर्क करती थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है फ्रांस का और डिक्लेयर किया जाता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, ओके, इसके बाद जो ये लेडी हैं इन्होंने डिक्लेयर कर दिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिले फॉर लाइक मैन, जैसे मैन को इक्वल राइट्स मिलते हैं वैसे ही वुमेन्स को भी राइट्स मिले। इसके लिए उन्होंने डिक्लेरेशन लॉन्च कर दिया जिसमें इन्होंने 17 पॉइंट्स बताए। इसके अलावा जो ओलंपिक डी गोज हैं इन्होंने जो जैकोबिन्स थे, जैकोबिन्स जिस तरह काम कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, इसके लिए उन्होंने जैकोबिन्स को क्रिटिसाइज़ किया, जिसका लेटर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जो जैकोबिन्स है और जो कोर्ट है, नेशनल कन्वेंशन है, वो इन पर चार्ज कर देती है देशद्रोह का, और देशद्रोह के केस में इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेटर इनको एग्जीक्यूशन कर दिया था, मतलब एग्जीक्यूट कर दिया था, मार दिया जाता है। द मैन ऑफ डिक्लेरेशन की तरह द वुमेन ऑफ डिक्लेरेशन लॉन्च किया जाता है ओलंपिक डी गोज के द्वारा, जिसमें जो मेनली वुमेन्स थी, जो वुमेन्स के राइट थे उनके बारे में बात की जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हाईलाइटेड किए गए हैं। जैसा पहला जो राइट बोला जा रहा है, वुमेन इज़ बॉर्न फ्री, जो वुमेन्स का जन्म वो फ्रीली हुआ है, और रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट्स, मतलब जितने मेन्स को राइट मिलते हैं उतने ही राइट्स वुमेन्स को भी मिलने चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो बोला जा रहा है कि वुमेन्स को लिबर्टी है, इक्वलिटी है, प्रॉपर्टी का राइट्स मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इन सभी के बारे में इन्होंने बात की और कुछ गोल भी सेटअप किए। और यहाँ पर आप इसको रीड करके डेफिनेटली पढ़ लेना। इन दिस इमेज यू कैन सी कुछ वुमेन्स हैं जो कि बेकरी की शॉप में लाइन में लगी हुई हैं, ठीक है, फॉर द बेकरी।